आखिर क्या आती है जी वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल का लफ्ज जहां भी आ जाए ना, वेरिएबल का मतलब है चेंज, कोई ऐसी चीज जो कि फिक्स नहीं होती, जो कि चेंज होती है। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, उनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। मतलब मुख्तलिफ कंपाउंड में उसकी वैलेंसी कुछ और होगी, एक कंपाउंड में कुछ और होगी, दूसरे कंपाउंड की वैलेंसी कुछ और होगी। अब इसमें सबसे डेफिनेट बात की बात कर लेते हैं। व्हेन एन एलिमेंट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक वैलेंसी, इट्स वैलेंसी इज कॉल्ड डायरेक्ट वैलेंसी। अच्छा, ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बुक पे इस डेफिनेशन लिखी हुई, ये पेपर में पूछी भी जाती है। जब किसी एक एलिमेंट की एक खास वैलेंसी नहीं होती तो उस वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी का बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ना वेरिएबल वैलेंसी की जो है एग्जांपल की बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल वैलेंसी है, इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है फेरस सल्फेट और लिखा हुआ है फेरिक सल्फेट लिखा हुआ है। अब वेरिएबल वैलेंसी की बात करें तो फेरस सल्फेट के अंदर जो आयरन है वो अपनी वैलेंसी शो करता है 2, और फेरिक सल्फेट में जो आयरन अपनी वैलेंसी शो करता है वो होती है 3। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, फेरस यहाँ पे जो है इस कंपाउंड में 2 बॉन्ड्स बनाएगा, और इस कंपाउंड के अंदर जो फेरिक है वो इसके कंपाउंड के अंदर यानी कि फेरस जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी। अब जिस तरह से मैंने आपके पास ये फेरस सल्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6। अच्छा, वेरिएबल वैलेंसी, सल्फर की वेरिएबल वैलेंसी भी यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि सल्फर जो है अब हम फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, सल्फर जो है अपनी वैलेंसी 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है और 6 की वैलेंसी भी शो करता है सल्फर अपनी। यानी कि सल्फर की वैलेंसी भी जो होती है वो वेरिएबल होती है। यहाँ जो सल्फर ने अपनी वैलेंसी शो किया है वो 6 शो किया है, यानी कि वैलेंसी 6 वैलेंसी है, इसका मतलब बॉन्ड्स को कितने बनाएगा? 6 ही बनाएगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने देखें लिखा है, आप देखें सल्फर ने इस ऑक्सीजन एटम के साथ जो है 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस सल्फर के भी 2 इलेक्ट्रॉन ने इस ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस सल्फर ने भी इस ऑक्सीजन के इस सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन ने इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इस तरह इस सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन ने इसके ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरह सल्फर के बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2 4 5 और 1 6, क्योंकि वैलेंसी सल्फर की यहाँ पे 6 है, इसलिए बॉन्ड भी से कितने बनाए हुए हैं? 6 बनाए। इस तरह यहाँ पे सल्फर का भी काम कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का काम भी जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, यानी इन दोनों की वैलेंसी जो है वो पूरी हो चुकी है। क्योंकि जो आपके पास अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सल्फर की तो पूरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन एटम की पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई, इसकी भी, मतलब कि इस ऑक्सीजन एटम 2 आगे पास बॉन्ड है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसमें 2 बॉन्ड है, इसका तो आगे पास वैलेंसी पूरी हो गई है। इस ऑक्सीजन एटम की 2 वैलेंसी, इसमें भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इस ऑक्सीजन एटम में एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो अभी इसकी एक वैलेंसी बाकी, यानी कि एक बॉन्ड बाकी है। इसलिए इस ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड जो है वो बाकी है। इस तरह यहाँ पे आयरन जो है वो अपनी वैलेंसी शो करता है 2, आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। इस तरह से आपके पास आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है, इस तरह इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है, इस तरह इसका जो एक एक बॉन्ड रह गया था दोनों का वो भी क्या हो गया? पूरी हो गया है, पूरा हो गया। अब आप इसके अंदर फेरस सल्फेट देखें तो फेरस सल्फेट में जो आयरन है यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। अब हम बात करते हैं फेरिक सल्फेट की। फेरिक सल्फेट में आयरन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3। जिस तरह से आपके पास मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आगे पास सल्फेट है, क्योंकि 3 सल्फेट है, यहाँ पे 3 सल्फेट के मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने यहाँ 3 सल्फेट, एक सल्फेट, दूसरा सल्फेट, ये तीसरा सल्फेट, ये बिल्कुल सारा का सारा स्ट्रक्चर जो बिल्कुल इसी तरह से है। मतलब यहां तक आप स्ट्रक्चर देखें, वो ये वाला स्ट्रक्चर है, फिर यहां से यहां तक, फिर ये वाला स्ट्रक्चर है, फिर यहां से यहां तक, फिर ये स्ट्रक्चर, मैंने 3 सल्फेट की जो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर बनाया है। यानी कि यहां तक काम तो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आगे पास जो बॉन्ड्स बनेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे चूंकि आगे पास दोबारा जब हम बात कर लेते हैं कि सल्फर जो है इसके पास आगे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंसी 6 है, 6 बॉन्ड्स बनाएगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन ने इस ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, इस तरह इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन ने इस ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिए, इस तरह इस सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। इस तरह यहाँ पे भी सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्सीजन एटम के 1 आगे पास इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। इसी तरह सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है, सल्फर में भी है और सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने बॉन्ड बनाए हुए, इनका एक बॉन्ड रहता है, यहाँ से इसका एक बॉन्ड रहता है, यहाँ से इसका एक बॉन्ड रहता था और यहाँ से इसका जो है एक बॉन्ड रहता था, यानी कि ये वाला बॉन्ड। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें, इसका एक बॉन्ड रहता है, यहाँ से भी इसी तरह इसका एक बॉन्ड इसका रहता है और एक इस ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है इसका बॉन्ड रहता है। तो चूंकि मैंने आपके पास क्या है, फेरस सल्फेट, यानी कि फेरिक सल्फेट में आगे जो आयरन है इसकी वैलेंसी 3 है और सल्फर आयरन के कितने मॉलिक्यूल आगे पास एटम है? 2 है, एक ये है और एक ये। यहाँ पे जो आगे पास आयरन वैलेंसी शो करता है वो होती है 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं और 3 मैंने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया था जो कि जिसने आगे पास बॉन्ड नहीं बनाया हुआ था, तो उसके इसके इलेक्ट्रॉन इस आयरन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, इसका काम भी कंप्लीट।
इस आयरन का जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया उसने इस आयरन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, इसका भी काम कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना लिया, इसका भी काम कंप्लीट। इनका आयरन का भी काम आपके पास यानी बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी जो एक बॉन्ड रह गया था वो भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह इस ऑक्सीजन एटम की बात करें, इसके एक इलेक्ट्रॉन ने इस आयरन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया है, और ऑक्सीजन की आपके पास जो है बॉन्ड है वैलेंसी वो भी पूरी हो गई है, इस आयरन की पूरी हो गई है। इसके इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बना लिया है तो इसकी वैलेंसी पूरी, इसकी भी पूरी। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इसने इसका बॉन्ड बना लिया, इसकी वैलेंसी पूरी। यानी कि आयरन की वैलेंसी 3 है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 थी तो आयरन ने 2 बॉन्ड बनाए थे। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है तो आयरन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए। इस आयरन ने एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड। इसका दूसरा आयरन है, इसका भी एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास फेरस सल्फेट में जो आयरन है वो वैलेंसी शो कर रहा है अपने 2, जबकि फेरिक सल्फेट में जो आयरन है वो अपनी वैलेंसी शो कर रहा है 3। तो आपके पास ऐसा एलिमेंट जो कि किसी कंपाउंड में वेरिएबल वैलेंसी शो करे, यानी कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करे, जैसे इसमें 2 थी इसमें 3 है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे सल्फर भी जो है वो भी आपके पास क्या कर रहा है, वेरिएबल वैलेंसी जो है वो शो कर रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। जिस तरह कि आपके पास यहां देखिए मैंने लिखा है फेरस, जिसके भी आखिर पे फेरस के आखिर जिसके भी वर्ड आपके पास जो है वर्ड के आखिर पे OU आ सकता है ना, OUS जो है वो शो करता है स्मॉल जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि वो शो करता है स्मॉल नंबर्स को। जैसा कि अगर हम यहाँ पे बात करें फेरस सल्फेट है, यानी कि यहाँ पे आयरन कितना है, एक आयरन है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बोला, इसको बोला है फेरस। जबकि हमने इसको बोला है फेरिक सल्फेट, जबकि हम डिस्कस करके आए हैं, इसको हमने बोला है फेरिक सल्फेट, इसको बोला है फेरस सल्फेट। इसको हमने फेरस सल्फेट क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है आपके पास, सॉरी आयरन जो है उसका एक एटम है। इसको हमने फेरिक सल्फेट क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर आयरन जो है वो उसके 2 एटम है, लिहाजा हम स्मॉल नंबर के लिए हम यूज करते हैं फेरस आखिर में, यानी कि OUS लगाते हैं, और ज्यादा नंबर हो तो उसके नाम आखिर में लगाते हैं IC। जैसा यहाँ पे मैंने कहा आपका फेरस सल्फेट है, एक आयरन है, तो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया फेरस। यहाँ पे 2 आयरन है, मैक्सिमम नंबर है आयरन के, तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ड यूज किया फेरिक। अच्छा, एक और टर्म भी होती है, आपने पढ़ा होगा, एक टर्म होती है नाइट्राइट और एक होती है नाइट्रेट। ठीक है, एक होती है नाइट्राइट और एक होती है नाइट्रेट। नाइट्राइट वो जिसके आगे ITE है और नाइट्रेट जिसके आगे पे ATE है। नाइट्राइट जो हम वर्ड यूज करते हैं ITE जो आखिर में लगाते हैं वो हम यूज करते हैं जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो। जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे NO2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है, जबकि नाइट्रेट की बात करें तो ATE वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें नाइट्राइट में ऑक्सीजन के 2 एटम है, जबकि नाइट्रेट में ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो ठीक है, तो ये टर्म भी आपको समझ लग गई होगी। अब हम बात करते हैं आखिर में रेडिकल की, कि रेडिकल जो है वो क्या होता है। अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। रेडिकल जो है असल में एटम्स का वो ग्रुप होता है, एटम्स का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल जो है एटम्स का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर कुछ कोई ना कोई चार्ज होता है, आइदर वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखी है बहुत सी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है अमोनियम की एग्जांपल दी है, इसके ऊपर आप देखें चार्ज है पॉजिटिव, तो इसको हम बोलेंगे अमोनियम रेडिकल बोलेंगे। इसे यहाँ पे एग्जांपल दी है H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम रेडिकल बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने हेडिंग आगे पास लिखा है OH-, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको हम इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड रेडिकल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे CN- लिखा है, इसको हम बोलते हैं साइनाइड, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड रेडिकल। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ लगा होगा।